वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारे लेक्चर नंबर 19 यानी कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंक्लूजन और पूर्व धारणा यानी अजम्पशन के बारे में बात की थी। स्टेटमेंट वाले दो टॉपिक और हैं, ठीक है, और इक्वली एंड मोर इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये दोनों टॉपिक हैं आर्ग्यूमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, सबसे पहले सारी बातें जो हैं बेसिक स्टेटमेंट वाले सवालों के बारे में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सीधे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, इसको लेके जनरल गाइडलाइंस क्या है और कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है और जनरल गाइडलाइन क्या है। अब आर्ग्यूमेंट या तर्क आपको पता होगा, सिंपल सी बात है कि कोई एक चीज है, मान लो आपको किसी चीज को सपोर्ट करना है, किसी व्यू पॉइंट को, बिलीफ को, या फिर उसका विरोध करना है कि आप सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट दोगे या विरोध में कुछ आर्गुमेंट दोगे। अब बात क्या है कि कोई भी आर्गुमेंट सही या गलत नहीं होता है, बल्कि आर्गुमेंट या तो स्ट्रांग होता है या आर्गुमेंट वीक होता है। तो यही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये आर्गुमेंट स्ट्रांग है या क्या फिर ये आर्गुमेंट वीक है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आर्गुमेंट जो है वो अपने आप में कोई नई बात नहीं बोल रहा होता है, बल्कि डिग्री ऑफ ट्रूथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट यानी किसी और स्टेटमेंट की ट्रूथ को या फिर फॉल्सनेस को सपोर्ट करता है या फिर उसका विरोध करता है। ठीक है, आप सिंपल बात समझने के बाद कि आर्गुमेंट क्या है, तो आर्गुमेंट हमारे यहाँ पे दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट। अब नाम से ही पता पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मतलब जो कि स्ट्रांगली उस बात को सपोर्ट करे या उसका विरोध करे। मतलब क्या, पहली चीज जो ध्यान रखनी है, डायरेक्टली रिलेटेड, यानी जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे अगर आपका आर्गुमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है तभी वो आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है, कभी भी आपने किसी से आर्गुमेंट किया होगा तो कई बार क्या होता है कि मुद्दा कुछ और होता है और व्यक्ति कुछ और ही तर्क देने लगता है। हम क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई क्या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो। यानी जब आप जो बात है, स्टेटमेंट है, उससे इररेलेवेंट बात बोलोगे तो आपका वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट बात हो जाएगी, और डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप वैलिड रीजन प्रूफ कर रहे हो सपोर्ट करने का या अपोज करने का तो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अब दूसरी बात क्या, आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब आपका आर्गुमेंट जो है स्टेब्लिश्ड फैक्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग और वेल सपोर्टेड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हो। कुछ फैक्ट की आप बात बोलते हो ना, तब लगता है कि हाँ यार आप कोई अच्छा आर्गुमेंट कर रहे हो। आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण कार्य संबंध बताते हुए बात बोलते हो कि ऐसा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। जब आप इस तरीके से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हो तो आपका आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और अगर वीक आर्गुमेंट की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो क्या हो सकता है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है किसी बात को लेकर कि दुनिया उस बात को नहीं मानती लेकिन मैं मानता हूं भाई इसलिए सही है। तो ऐसा नहीं होता भैया, जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बनता है स्टैब्लिश फैक्ट से, रीजनिंग से, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से। ठीक है, वेग जनरलाइजेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, और स्कोप के बाहर जाकर नहीं बोल सकते। वही चीज मैंने बोला कि यहां बिना सिर पैर की बात अगर आप करोगे तो मतलब आपका आर्गुमेंट क्या है, वीक है। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। उसी चीज को एक पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बता दिया है मैंने कि आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक सब्सटेंस होना चाहिए, लॉजिकल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, अब जैसे मान लो कोई चीज आई आपके पास, स्टेटमेंट आया कि हमें, मान लीजिए स्टेटमेंट आया कि क्या बोलते हैं उसको, पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए देश में। ठीक है, अब आपको उसका सपोर्ट करना है और आपको उसका विरोध करना है, और सपोर्ट में आप सिर्फ इतना सा बोल रहे हो कि इट इज गुड फॉर द कंट्री, पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाओ क्योंकि वो देश के लिए अच्छा है। अब ये क्या आर्गुमेंट हुआ भाई, देश के लिए कैसे अच्छा है वो बताओ ना आप अगर सिर्फ इतना सा बोल दोगे इट इज गुड फॉर द कंट्री, काम नहीं चलेगा, इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। और अगर नेगेटिव में बोल रहे हो मान लो, तो आप सिर्फ अगर इतना सा बोल रहे हो कि ये समस्याओं को बढ़ाएगा, अरे ये क्या बात हुई, कौन सी समस्या, स्पेसिफिक बताओ, फैक्ट्स बताओ, तब जाके आपका आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, अदरवाइज आपका आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, बिना स्पेसिफिक रीजन के बताओगे तो आपका आर्गुमेंट क्या है, वीक है। अवॉइडिंग अजम्पशंस, ठीक है, आपको सिर्फ इसलिए एक आर्गुमेंट को स्ट्रांग नहीं बनाना क्योंकि ये आपके पर्सनल बिलीफ से मैच करता है। मैंने वही बात बोली हमेशा,
पर्सनल बिलीफ्स हमेशा इस टॉपिक में साइड में रखने हैं। पर्सनल बिलीफ आपका कुछ भी हो, उससे कोई आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं बनता, कोई कंक्लूजन नहीं बनता और कोई पूर्व धारणा नहीं बनती। जो डिफाइंड फैक्ट्स हैं उनके बेस पर बनेगा। आपको लॉजिकल मेरिट पे चीजों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपका पर्सनल बिलीफ हो सकता है कि महिलाओं को घर पे ही रहना चाहिए, लेकिन वो एक एक्सेप्टेड लॉजिकल मेरिट नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजें चलेंगी, पर्सनल बिलीफ पे नहीं चलेंगी। स्टैब्लिश फैक्ट्स और जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो बता दिया मैंने कि यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखो, अगर आर्गुमेंट साइड कर रहे हैं कोई पास्ट एक्सपीरियंस का या कोई ट्रेंड का, तो वो स्ट्रांग होंगे अगर वो रेलेवेंट है और कंपैरिजन आपको वैलिड रख रहा है तो। कि सर आप पाम ऑयल को क्यों मत अपनाओ, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम ऑयल को अपनाया है और वहां पर वर्षा वनों की हानि हुई है सर, आपका जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो क्षमता है वो कम हो जाएगी सर, आपकी जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी। इंडोनेशिया में भी ऐसा हुआ है, स्टैब्लिश फैक्ट्स है, आपने एक एग्जांपल देके बता दिया। इसको सिंपल एक जीएस की तरह समझो। जब जीएस में आपको कोई आंसर लिखना होता है तो हम एक अच्छा आंसर क्या बताते हैं, जिसमें फैक्ट्स हो, जिसमें एग्जांपल्स हो, जिसमें क्या हो, केस स्टडीज हो, ठीक है। फिर वही पर्सनल ओपिनियन बिलीफ को आपको नहीं लेना है। जैसे मान लो ये लाइन है, वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे। मान लो कभी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, ठीक है, वहां पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, किसी और तरीके से काम हो रहा है। जैसे आप जाके बोलोगे अरे सर ये तो रूल में नहीं है, तो वो क्या जवाब देंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। लेकिन क्या वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? जी नहीं, वो एक रद्दी आर्गुमेंट है। जब आप ऐसे बोलते हो कि हमारे यहाँ तो सर इस तरीके से ही होता है, तो वो क्या है, ये एक गलत आर्गुमेंट है, एक वीक आर्गुमेंट है। तो कहीं पर भी आपको ये दिख जाए कि वी हैव ऑलवेज डन इट इन दिस वे, तो सर ये गलत होगा, ठीक है। तो मेजर बातें आपको समझ में आ गई। आर्गुमेंट, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है और कौन सा आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट होता है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई पहले और देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और कौन सा वीक आर्गुमेंट है। क्या व्यस्ततम समय के दौरान शहर के केंद्र में निजी कारों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, यानी इंग्लिश में अगर पढ़े तो शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन प्राइवेट कार्स इन द सिटी सेंटर ड्यूरिंग पीक आवर्स। यानी बात कर रहा है कि एक सवाल है कि भाई जब पीक आवर्स है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो क्या प्राइवेट कार्स को बैन कर दें? पहला तर्क कहता है कि हाँ कर दो, इससे यातायात की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब ये बात आपको एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है कि हाँ अगर आप प्राइवेट कार्स पे बैन करोगे तो ट्रैफिक कंजेशन आपका बिल्कुल कम होगा और एयर पोल्यूशन भी आपका कम होगा, यानी ये बात सही है। नो इट विल कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू पीपल हु रिलाई ऑन कार्स फॉर कम्यूटिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पॉजिटिव में बात बोल रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि ट्रैफिक कम करना है, एयर पोल्यूशन कम करना है, तो प्राइवेट कार्स कम करनी होगी, बैन करनी होगी। लेकिन फिर नहीं वाला उठ के आता है कि भाई जिसके पास कार है, जो कार से ही कम्यूट करता है, उसका क्या, उसका तर्क भी तो एकदम वैलिड है, एकदम स्ट्रांग है। आपको पढ़ के खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे एकदम सही है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में आप ये मत सोचना कि सर एक तो पॉजिटिव बोल रहा है, एक नेगेटिव बोल रहे हैं, हम दोनों को सही कैसे मान रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सही किसी को नहीं मान रहे हैं। हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि दिस इज राइट आर्गुमेंट, दिस इज रॉन्ग आर्गुमेंट। दोनों आर्गुमेंट क्या है, अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है। यस वाला भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है और नो वाला बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यानी कि दोनों आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आर्गुमेंट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो सवाल पूछा है दोनों उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में अपने अपनी ओर से एक स्ट्रॉन्ग पक्ष अपना रख रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पक्ष कैसे नहीं रखते हैं वो आपको यहां समझ में आएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल कर लिया होगा। स्टेटमेंट है, क्या गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सभी टेलीविजन समाचार चैनलों को सेंसर किया जाना चाहिए? शुड ऑल टेलीविजन न्यूज चैनल्स बी सेंसर्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, सामाजिक सद्भावना बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। दिख गया मैं क्या बोल रहा था, ओनली एकमात्र एक्सट्रीम कंडीशंस। ये सिर्फ पूर्व धारणा में नहीं, हर एक स्टेटमेंट वाले सवाल में आपको बहुत हेल्प करेगी। और देखते ही पता पड़ गया कि सर ये आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है, क्योंकि आप एक सिंगल की बात करो कि बस केवल सामाजिक सद्भावना बनानी है
तो आप बस न्यूज चैनल्स पर क्या कर दो, बैन लगा दो। क्या केवल इस चीज से काम हो जाएगा, सामाजिक सद्भावना बन जाएगी? जी नहीं सर, सिर्फ ये एक चीज करने से नहीं होगा। एकमात्र हटा देंगे तो फिर भी ये आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, इससे सामाजिक सद्भावना बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तो लेकिन यहाँ पर एकमात्र है तो गलत है, ये वीक आर्गुमेंट है। नहीं, सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। जब आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं तो जहां पर ही मीडिया को रेगुलेट करने की बात होती है तो नेगेटिव में पहला पॉइंट यही आता है कि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है सर। तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, सेकंड नंबर आर्गुमेंट। चलिए सवाल नंबर 3, वीडियो को पॉज करो, अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी इस सवाल में। चलिए, आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। स्टेटमेंट क्या है कि क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ठीक है, कि आपको क्या फुल बैन कर देना चाहिए प्लास्टिक की थैलियों को? देखते हैं। हाँ, प्लास्टिक एक प्रमुख प्रदूषक है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जब भी आपने न्यूज़पेपर्स में प्लास्टिक के बैन की बात पढ़ी होगी तो पहला यही रहता है कि हाँ, प्लास्टिक से ये पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक से वो इशू है। यानी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, जनरल बात है, एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, समझने वाली बात है। सेकंड नंबर तक नहीं, प्लास्टिक की थैलियां सस्ती हैं और दैनिक उपयोग के लिए सुविधाजनक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है क्या? आपने कभी न्यूज़पेपर में अगर प्लास्टिक को बैन करने वाला कोई भी अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो उसके अंदर वो बातें क्या करते हैं प्लास्टिक को बैन नहीं करने के लिए? वो बातें ये करते हैं कि सर 40 लाख लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, फैक्ट की बात करते हैं। वो बोलते हैं भैया अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। पर क्या वो ये बोलते हैं कि यार प्लास्टिक से सब सही तो चल रहा है, चलने दो, दैनिक उपयोग में बहुत सुविधाजनक है, ये थैलियां सस्ती हैं? ऐसा आर्गुमेंट बहुत वीक आर्गुमेंट है, क्योंकि प्लास्टिक को बैन करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो सिर्फ इस बेस पर कि यार ये एक सुविधाजनक है, इसको उपयोग करना, इसको बैन नहीं करते हैं, ये एक वीक आर्गुमेंट है। हाँ, यहाँ पर अगर ये कोई फैक्ट देता कि यहाँ पर 40 लाख लोग रोजगार में लगे हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, कोई फैक्ट देता कि भाई कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो हम बोलते कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि दैनिक जीवन के लिए यार सुविधाजनक है तो गलत हो जाएगा। सेम बातें कभी भी ऐसा कोई टॉपिक पे आपका आर्ग्यूमेंट का सवाल आए, जैसे पोल्यूशन, जैसे क्लाइमेट चेंज, तो उस पे जो जनरल बातें हैं ना, जैसे कि अगर वो मान लो आपको बोले कि यार डीजल की कारों को आपको फेज आउट करना है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है, बोले यार नहीं यार फेज आउट मत करो, बहुत लोगों के पास कारें हैं, चलने दो ना, क्या जाता है, डेली यूज में आ रही है कारें, तो वो एक वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें नेगेटिव में जब तक कि वो कोई फैक्ट ना ला के रख दे, जब तक कि वो कोई ऐसी बात ला के ना रख दे जो कि न्यूज़पेपर में चल रही हो, तब तक आपको उस आर्गुमेंट को वीक आर्गुमेंट मानना है। अगर पॉल्यूशन टाइप की बातें इसके अंदर हो रही हो तो ये चीज समझ लेना। चलिए अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप कर लिया होगा। कथन क्या कह रहा है, क्या ऑनलाइन शिक्षा को कक्षा शिक्षण का स्थान लेना चाहिए? और अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी वो ले चुकी है कि ऑनलाइन एजुकेशन को रिप्लेस कर देना चाहिए क्लासरूम टीचिंग को। मतलब क्लासरूम टीचिंग खत्म ही कर दो, ऑनलाइन ही बहुत है, जैसे हम कर रहे हैं अभी। तो पहला आर्गुमेंट जो इसके पक्ष में है वो बोलते हैं कि हाँ यार ये अधिक सुलभ है और लागत प्रभावी है। ये बात तो सही है, आपको तेज सिविल्स वाले कंप्लीटली फ्री में पूरा आरएएस प्रीलिम्स करवा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन करवा पा रहे हैं। तो क्या है, एक्सेसिबल है, कोई कहीं भी बैठा है राजस्थान के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में वो क्लास ले सकता है। तो हाँ सर, ये एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में यही चीज तो हम बार बार बोलते हैं कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे ही नेगेटिव में इसका आर्गुमेंट दिया तो देखो, इसमें सीखने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है। नेगेटिव वाले हमेशा पहली चीज यही बोलेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब आज बताइए कि आप पर्सनल इंटरेक्शन कर पा रहे हैं मेरे से? जी नहीं, आप पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्लासरूम एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो पाता। आप यहाँ पे ठीक है आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैच्योर इनफ है, लेकिन अगर मैं बोलूं क्लास फर्स्ट का बच्चा, क्लास सेकंड का बच्चा, क्या बिना पर्सनल इंटरेक्शन के वो पढ़ सकता है सिर्फ ऑनलाइन? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्लासरूम टीचिंग को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज
पर्सनल इंटरेक्शन इसमें इतना अच्छा अभी तक नहीं है। ठीक है, तो दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, दोनों एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए सेम पैटर्न पर एक सवाल जो मैंने आपको थर्ड सवाल समझाया था ना, उसी तरह के दिमाग को इसमें लगाना। आप वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। सवाल क्या है, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? शुड देयर बी अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल? देखते हैं सर। हाँ, इससे कुछ विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है, ये बात भी सही कह रहा है कि यार प्रतिबंध लगा दो, अदरवाइज कुछ विशेष प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ये एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। आपको पता होगा कि हम टाइगर पोचिंग वगैरह सब बंद कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि यार टाइगर जैसे कुछ विशेष प्रजातियां हैं, अदरवाइज वो विलुप्त हो जाएंगी। सेकंड आर्ग्यूमेंट, क्या ये वही चीज है जो हमने प्लास्टिक वाले में समझी थी? नहीं, इससे मांस का सस्ता स्रोत निकलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि यार एक जनरल बात है यार, इससे हमें मांस मिल रहा है ना इजीली सस्ते में, तो छोड़ देते हैं ना इसको। नहीं, ऐसा आर्गुमेंट को कभी भी आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं मानोगे। नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव बात बोल रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग को हमें बंद करना है। तो क्या सिर्फ इसलिए हंटिंग बंद नहीं करें कि यार सस्ता मांस का स्रोत मिल रहा है? नहीं, इसलिए हम हंटिंग को बंद नहीं कर सकते। यहां पर अगर ये ऐसी कुछ बात बोलता कि अगर हम पूरी तरीके से हंटिंग बंद कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ जाए, तो इस तरह का आर्गुमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन ये केवल मास की बात कर रहा है तो ये एक वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। पहला आर्गुमेंट क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट वाली जो बेसिक बातें हैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी बेसिक बातें क्या है। अगर मैं आपको सिंपल बात बोलूं कार्यवाही क्या होती है, यानी कार्रवाई का मतलब क्या है कि आपको मैंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन दे दी, आपको मैंने एक प्रॉब्लम दे दी, मैंने एक डिलेमा दे दिया। यानी कि डिलेमा क्या होता है? द्वंद्व होता है। एथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करने से पूर्णतया नैतिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो, और मैंने आपको बता दिया कि ये मेरे प्रपोज्ड एक्शंस हैं, एक मेरे पास ये ऑप्शन है, एक मेरे पास ये ऑप्शन है, तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है? क्या कार्रवाई अच्छी है, क्या कार्रवाई सही है, कौन सी लॉजिटिक और इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है। अब इसके गेम के रूल्स क्या है वो देखो। वही सिंपल सिंपल बात है कि अगर आप किसी चीज का सॉल्यूशन दे रहे हो तो वो सॉल्यूशन पहली बात क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और है और सॉल्यूशन हम कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, तो जो इश्यू प्रॉब्लम के अंदर है उस चीज को वो एड्रेस करना चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है फिजिबिलिटी। जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है, बस केवल बोलने की बातें हैं, बोलने की हवाबाजी नहीं करनी है। प्रैक्टिकल और अचीवेबल जो सॉल्यूशन है वही आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, जो कि रियलिस्टिक होगा। तीसरी बात, कंस्ट्रक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम को उसने बढ़ाई और दिया या फिर उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया पर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ठीक है, तो अगर शुडंट वर्सन द प्रॉब्लम पर क्रिएट अ न्यू वन, ऐसा सॉल्यूशन ना हो कि वो कोई नई प्रॉब्लम को ही खड़ा कर दे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि बिहार में शराब बंदी कर दी गई है, तो शराब बंद करने से क्या हुआ? एक नई प्रॉब्लम उठ के आ गई कि नकली शराब सर बहुत बिकती है। तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ठीक है, नो न्यू अजम्पशन। वही हर जगह ये बात तो है कि आपको स्टेटमेंट के स्कोप में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। कहीं आप बहुत ही अतरंगा सा कोई नई बात करके सॉल्यूशन में नहीं कर सकते। जो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। नोट जस्ट अ रीस्टेटमेंट, और इसको आप 3 स्टार लगा लेना इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जहां पर आपको थोड़ी सी समस्या होगी समझने में। ठीक है, क्या कह रहा है कि कथन की कार्रवाई का समाधान जो है ना वो उस प्रॉब्लम से एक कदम आगे होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि शहर में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है सर, अब आप गए सॉल्यूशन पे, आपने पहला पॉइंट लिखा कि हाँ ट्रैफिक कंजेशन की स्टडी की जानी चाहिए। तो उससे क्या पता पड़ेगा आपको कि ट्रैफिक कंजेशन है? मतलब क्या ये एक कदम आगे वाली बात हुई? नहीं सर, ये एक कदम आगे वाली बात नहीं हुई।
यानी कि यातायात की अगर समस्या है तो यातायात भीड़ की समस्या का केवल अध्ययन करना ये एक लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस पर सवाल आएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका कि नई सड़कें बनाओ सर, कार पूलिंग करो, इस तरह की चीजें करो, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का स्टडी कर देना केवल, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग समाधान नहीं है, स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। और इसी के बेस पर आरपीएससी ने एक सवाल पूछा था जो लगने में लगता है कि स्टेटमेंट तो बहुत सही है, लेकिन इस रूल की वजह से वो क्या होता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जब सवाल आएगा प्रैक्टिस में तो फिर से इसकी बात करेंगे। चलिए अब हम ने सारे रूल्स समझ लिए कोर्स ऑफ एक्शन में। बहुत नॉर्मल नॉर्मल बातें थी सारी, कि फिजिबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कोई नई बात नहीं करनी, रीस्टेटमेंट नहीं करना, सिर्फ स्टडी करने से काम नहीं चलेगा। चलिए पहला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक स्कूल में गणित की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। हर साल एक स्कूल में हो क्या रहा है कि गणित में फेल होने वाले लोग बढ़ रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, कोर्स ऑफ एक्शन में थोड़ा क्या रहता है, आपको लीवर रहता है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है ना प्रॉब्लम को, तो थोड़ी बहुत चीजें आप अज्यूम कर सकते हो अपने आप से। जैसे अगर ये चीज है कि एक स्कूल में लगातार जो बच्चे फेल हो रहे हैं मैथ्स में उनकी संख्या बढ़ रही है, तो पहली कार्रवाई ये है कि छात्र शिक्षक अनुपात को कम करने के लिए स्कूल को अधिक गणित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे बच्चे मैथ्स में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चों पे स्पेसिफिक ध्यान नहीं दिया जा रहा मैथ्स में, यानी कि आपको और टीचर्स की नीड है जिससे कि आप और बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे सकें। ठीक है, तो पहली कार्रवाई एकदम लॉजिकल कार्रवाई है, एकदम सही कार्रवाई है। सेकेंड चीज, वही स्कूल को गणित में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। यह भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मदद करेगा कि अगर बच्चे मैथ्स में फेल हो रहे हैं तो अलग से उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाओ। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल नॉर्मल अगर चीजें हैं, नॉर्मल समस्या है, उसको सॉल्व करने के तरीके दे रखे हैं, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएंगे इसमें, ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट आप समझेंगे, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। जी सवाल क्या है भाई, राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं भाई। कि हाईवेज के अंदर क्योंकि आप रैश ड्राइविंग करते हो इसलिए क्या होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। पहली कार्रवाई, गति सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। एकदम सही बात है कि आपको स्पीड लिमिट यानी जो रूल आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या करो, स्पीड लिमिट को फॉलो करो। सही बात है। अब सेकेंड बात समझो, अधिक राजमार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी रैश ड्राइविंग हाईवे पर। क्या अगर मैं 10 नए हाईवे बना दूंगा तो रैश ड्राइविंग कम हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है सर। जब हाईवे पे आदमी एक हाईवे पे रैश ड्राइविंग कर रहा है तो 10 हाईवे पे रैश ड्राइविंग करेगा। मुझे उस आदमी को कंट्रोल करना है। मेरे हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे कंजेशन नहीं है कि मुझे नए हाईवे बनाने हैं, मुझे रैश ड्राइविंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो नए हाईवे बनाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये एक लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। यहां पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम को समझो एकदम। ऐसा नहीं कि यहां पर हाईवे वर्ड यूज हुआ है तो हाईवे में आप कुछ भी करोगे वो सही हो जाएगा, नहीं। प्रॉब्लम है रैश ड्राइविंग की, रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाईवे की कोई गलती नहीं है उसमें। नए हाईवे बनाने से रैश ड्राइविंग में कोई कमी नहीं आएगी, यानी सेकंड वाला क्या है, गलत है। चलिए वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो, आसान सवाल है। हाँ जी, क्या कह रहा है, शहर में मलेरिया का अचानक प्रकोप देखा गया है। सिटी के अंदर सडन आउटब्रेक ऑफ मलेरिया देखा गया है। सरकार को तुरंत कीटनाशकों के छिड़काव की व्यवस्था करनी चाहिए, और ऐसा होता है, आपने देखा होगा जब भी डेंगू मलेरिया बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ स्प्रेइंग की जाती है, और वही चीज लिख रखी है। तो ये एक एकदम सही कार्यवाही कि स्प्रेइंग करोगे तो मच्छर कम हो जाएंगे। लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको मलेरिया से बचना है तो मच्छर से बचना पड़ेगा, उसके लिए आप मच्छरदानी का उपयोग करने की लोगों को सलाह दे सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो। तो दोनों एकदम लॉजिकल और आम जिंदगी में हम देखते हैं ऐसी कार्रवाई होती है, किसी रूल को वायलेट नहीं कर रही दोनों कार्रवाइयां, तो मतलब एकदम सही है। चलिए अगला सवाल, हाँ ये है बढ़िया सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए क्या सवाल है भाई, नकली शराब के कारण, नकली शराब के कारण
हर साल बड़ी संख्या में लोग मरते हैं कि भाई नकली शराब है उसकी वजह से बहुत लोग मरते हैं, सरकार को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बताओ क्या एकदम सही कार्रवाई है ये? क्वेश्चन है नकली शराब का, सिर्फ नकली शराब की वजह से लोग मर रहे हैं, शराब की वजह से नहीं मर रहे हैं, तो पूरी तरीके से शराब पर बैन लगा दोगे, ये कौन सी कार्रवाई हुई? ये बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई। ठीक है, प्रॉब्लम है नकली शराब की, तो आप नकली शराब को ही एड्रेस करोगे। नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, ये बिल्कुल इजीली सही कार्रवाई है कि हाँ भाई नकली शराब बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई करो जिससे कि नकली शराब बेचना बंद हो जाए और लोग मरना बंद हो जाए। पर पूरी तरीके से आप शराब ही बैन कर दोगे तो ये कोई लॉजिकल कार्रवाई नहीं है। तो आप समझना जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हमें उसी को एड्रेस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना कि पूरी चीज को बैन कर देंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक को ही एड्रेस करना। चलिए अब हमने दोनों सवालों, जो दो स्टेटमेंट के सवाल हमने लिए थे, कोर्स ऑफ एक्शन और कौन सा आर्गुमेंट, दोनों के बेसिक समझ लिए, दोनों के बेसिक सवाल समझ लिए। अब हम आते हैं पीवाईक्यूज की ओर, तो वीडियो को पॉज करो और ये करने का ट्राई करो। देखिए ये वो वाला पीवाईक्यू है जहां पर आरपीएससी की आंसर की थोड़ा सा जनरल लॉजिक से अलग जाती है। क्या राजस्थान में बिजली की जरूरत कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, सवाल है कि अगर आपको बिजली की जरूरत कम करनी है तो क्या सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता बढ़ेगी। एकदम नॉर्मल बात है, एकदम सही बात है कि सोलर एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो प्राकृतिक संसाधन, सोलर एनर्जी बढ़ाओगे तो नेचुरल रिसोर्स आपका संरक्षित होंगे और पर्यावरण अनुकूलता बढ़ेगी। ठीक है, दिक्कत है सेकंड के अंदर, नहीं सौर पैनल महंगे हैं और सभी घर मालिक बिना सब्सिडी के इन्हें वहन नहीं कर सकते। सभी घर मालिक बिना सब्सिडी के इन्हें वहन नहीं कर सकते, सौर पैनल महंगे हैं। बताइए क्या ये एक अच्छा आर्गुमेंट है या नहीं है? कभी भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा हम यही कहते हैं कि सोलर पैनल महंगे हैं। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दे रखी है और यहाँ पर इसने स्पेसिफिक लिखा भी है कि सभी घर मालिक बिना सब्सिडी के इन्हें वहन नहीं कर सकते। तो एज पर माय नॉलेज और एज पर मेरी स्टडी ये आर्गुमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, लेकिन आरपीएससी ने इस आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं माना और केवल फर्स्ट वाले आर्गुमेंट को इसको सही माना है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके पीछे रीजन ये हो सकते हैं क्योंकि हम सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई भी आर्गुमेंट, और जब सरकार दे रही है सब्सिडी तो ये चीज कहना कि बिना सब्सिडी के वहन नहीं कर सकते, हो सकता है कि आरपीएससी ने इस व्यू पॉइंट को लेकर इस चीज को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं माना हो। पर एज पर माय नॉलेज ये चीज, दोनों जो तर्क हैं इसके अंदर सही होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अपना बता दिया, आरपीएससी की इसके पीछे क्या मंशा है मैंने बहुत सोचा पर मुझे कुछ ही एक दो चीजें मिली, इससे ज्यादा चीजें मैं नहीं सोच पाया कि क्योंकि कोई एक्सट्रीम चीज नहीं है और बहुत ही एक जनरल चीज है कि हाँ जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा नेगेटिव में यही बोलते हैं कि यार सोलर पैनल अभी भी बहुत महंगे हैं और इसको लोग नहीं अफोर्ड कर पाते और सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन ये तक इसमें लिख रखा है। ठीक है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और सभी लोग बिना सब्सिडी के तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आर्गुमेंट मुझे तो ठीक लगा था, आरपीएससी ने अब गलत माना है तो इसके लिए कुछ सवालों में इस तरीके से ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी। यहाँ पर स्टेटमेंट वाले सवालों में एक आधे सवाल में ऐसा कभी हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, इसके ऊपर हम कोई प्रूफ भी नहीं लगा सकते। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है, सवाल है क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को इलेक्ट्रिक इंजनों से हमें बदल देना चाहिए? पहली स्टेटमेंट, हाँ सर डीजल इंजन बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, एकदम सही बात है कि भाई डीजल इंजन जो है वो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं तो इसको रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक से। नहीं सर, भारत घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। जरा सोचना इस स्टेटमेंट पे कि आप क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट नहीं कर रहे हो इसलिए आप डीजल से इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस मत करो। ठीक है, अब मैं फिर उससे पूछूंगा कि भैया आप डीजल कहां से ला रहे हो, जरा बताना। डीजल यानी कि ऑयल, ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल। सर आप अपने आवश्यकता का 80% क्रूड ऑयल भी तो आयात करते हो,
जब आप क्रूड ऑयल भी आयात कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में तो आयात बहुत कम है, ठीक है। 80% क्रूड ऑयल आप आयात कर रहे हो और फिर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि नहीं यार, घरेलू जरूरत की भी पूर्ति हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर पाते, मतलब सॉरी, घरेलू जो हमारी पूर्ति है इसलिए आप रेलवे को भी चेंज करो। तो बहुत ही एक वीक आर्ग्यूमेंट है जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चीज को उठाओगे तो आप यूज तो डीजल कर रहे हो, डीजल में आप 80% आयात कर रहे हो, तो फिर ये क्या मतलब हुआ? कोई आपका अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। पहला आर्गुमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम प्रबल तर्क है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज यहाँ ऐसे काम आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ के हाँ यार बहुत अच्छी बात बोली है कि यार हम जब उस चीज को खुद ही उत्पादित नहीं कर रहे हैं तो क्यों हम जाएं बिजली पर, ठीक है। तो हाँ, अगर ये लिखता कि अभी भी बिजली हम कोयले से बना रहे हैं, कोयले में भी तो पोल्यूशन हो रहा है, आप केवल जो है शिफ्ट कर रहे हो आपके पोल्यूशन को, तो वो बिल्कुल सही आर्गुमेंट होता। और न्यूज़पेपर में बार बार इस तरह का आर्गुमेंट दिया भी जाता है ई व्हीकल्स को लेकर कि आप ई व्हीकल को बढ़ावा तो दे रहे हो पर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो कोयले से, आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो पेट्रोलियम से, तो वहां पर भी तो आप क्या कर रहे हो, आप केवल पोल्यूशन को शिफ्ट कर रहे हो। ये आर्गुमेंट बहुत बार दिया जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, लेकिन ये आर्गुमेंट कोई नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी भी हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब आपको यहां पर आपका एक दोस्त मिलने वाला है जो कि आपको मदद कर देगा थोड़ी सी। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए देखते हैं, क्या देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? ये बोल रहा है कि क्या पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज में अगर कोई एक विषय है, यानी सारे विषय जो हैं उनके लिए सिलेबस सेम होना चाहिए। हाँ सर, देश की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने का यही एकमात्र तरीका है। ये मिल गया मुझे हमारा दोस्त, एकमात्र केवल एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत। पहला गलत है सर, तो जहां जहां पहला है काट दो। हाँ, इससे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में मदद मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने सिलेबस एक कर दिया तो क्या हो जाएगा कि जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो जाएगा कि हर जगह लोग सेम पढ़ रहे हैं, तो बीटेक की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हर जगह से सेम होनी चाहिए। तो मतलब सही बात है, क्योंकि सिलेबस आपने एक कर दिया, चीजों को आपने एक कर दिया। नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी की बात हम हमेशा करते हैं कि क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर, हर एक एरिया के अंदर अपनी एक जरूरतें हैं, तो उस जरूरतों के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटीज को अपना पाठ्यक्रम तय करना चाहिए। और ये एक ऑटोनॉमी वाली बात एकदम सही बात है। जब भी इस तरह की कोई बात होती है एजुकेशन में एकीकरण लाने की, तो हमेशा हम ऑटोनॉमी वाली बात बोलते हैं। यानी 2 और 3 दोनों क्या है, प्रबल तर्क है। फर्स्ट नंबर वाला जो आपका है ऑप्शन जिसमें 2 और 3 का प्रबल बता रखा है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? मतलब कि कोई प्रतिष्ठित आदमी है, उसने अनजाने में कोई अपराध कर दिया, तो क्या हम उसके साथ विशेष व्यवहार करें कि यार एक तो वो प्रतिष्ठित है और दूसरा अपराध अनजाने में हुआ है? देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझ के अपराध नहीं करते। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई सेलिब्रिटी है तो यार वो जानबूझ के अपराध नहीं करता, उसके साथ आप विशेष व्यवहार करो? नहीं सर, बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। नहीं, हमारी नीति कानून के समक्ष सभी समान है। हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर विधि के समक्ष समता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए कानून इन प्रिंसिपल तो समान ही है। प्रैक्टिकलिटी क्या होती है सभी को पता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट देने की जहां बात चलेगी, पहला गलत है और सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो केवल 2 क्या हो जाएगा आपका, प्रबल तर्क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप सवाल क्या होगा, क्या बोल रहा है, क्या मोटरसाइकिल चलाते समय चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? यानी रूल है ये, ऐसे बोल रहा है
कि मोटरसाइकिल चलाने में जो आपका ड्राइवर है यानी जो राइडर है और उसके पीछे जो व्यक्ति है, दोनों के लिए हेलमेट पहनने का नियम है आपका, उसको आपको सख्ती से लागू करना चाहिए क्या? देखते हैं भाई। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान की रक्षा करना जानता है और ये इसको ब्रेक पे जोड़ देना चाहिए। क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है? अरे बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। मतलब ऐसे तो आप कोई रूल फॉलो, मतलब कोई रूल को पालन ही मत करो कि यार हर आदमी जानता है क्या सही है और लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू। नहीं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, ये बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। यह एक नियम है और सभी को नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई रूल है तो वो फॉलो करने के लिए है, मजाक करने के लिए नहीं है कि बस रूल बना दिया कि पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना है, पहने तो ठीक, नहीं पहने तो ठीक। नहीं, कोई भी रूल होगा उसको आपको सख्ती से फॉलो करना है, चाहे वो कोई सा भी रूल हो। तो ये एक अच्छा आर्गुमेंट है। हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर सबसे संवेदनशील नियंत्रण अंग है और हेलमेट से सुरक्षा होती है। बिल्कुल, हमेशा हम यही बात के लिए हेलमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यार ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर आपका एक संवेदनशील भाग है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। चलिए, नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। बकवास, हेलमेट सिर की सुरक्षा करता है। तो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 ठीक है। देखते हैं भाई, बस थर्ड नंबर ऑप्शन 2 और 3 आपके क्या है? प्रबल तर्क है। आसान सवाल था ना, ऐसा ही सवाल आएगा, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है जी। कथन है, क्या सरकारी सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर भर्ती होनी चाहिए? कि एग्जाम मत लो, जिसकी 12th की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, इसके हिसाब से भर्ती कर लो। अब आपको पता है कि क्या आर्गुमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। यह उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं को खर्च वहन करने में असमर्थ है। अब बताओ, क्या ये सही बात है? क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है? अगर कोई व्यक्ति बीटेक में 8 लाख रुपए खर्च कर सकता है, तो क्या फॉर्म भरने के 500 रुपए खर्च नहीं कर सकता? क्या पढ़ने के 50,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट देना कि शैक्षणिक प्रदर्शन के बेस पर कर नुक्ति कर लो, क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा को खर्च वहन नहीं कर सकते, तो ये कोई बात नहीं बनी, क्योंकि वो बाकी खर्चा भी तो कर रहे हैं, तो यहां पर भी वो खर्चा कर सकते हैं। ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है जिसमें कोई फैक्ट नहीं है। नहीं, पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन की भर्ती को आधार नहीं बनाया सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक रूपता नहीं है। बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट कि भाई हमारे देश के अंदर सीबीएसई में तो बढ़िया परसेंटेज बन जाती है और कई स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज अच्छी नहीं बनती। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो भर भर के नंबर देती हैं, 95 97 ले जाओ फ्री में। और कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर मैं और यूनिवर्सिटीज की बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं, काफी बढ़िया से कॉपी चेक होगी और 60-65 परसेंटेज बनाना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो अगर आप इन परसेंटेज के बेस पर देने लग गए सरकारी नौकरी, तो फिर तो क्या होगा कि कुछ कॉलेजेस के बच्चे तो सारी नौकरी ले जाएंगे और जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज में मार्किंग पैटर्न अलग है। तो हर जगह मार्किंग पैटर्न अलग है, इसका मतलब सेकंड इज ए वेरी गुड आर्ग्यूमेंट। सेकंड एकदम सही आर्ग्यूमेंट है। चलिए वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। यूनिवर्सिटी की बात करिए और छात्र नेताओं वाले चुनाव आ गए अगले सवाल में। जी, सवाल है, क्या विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव में प्रतिबंध लगा देना चाहिए? देखते हैं भाई। हाँ, इससे विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? अगर आपने आरयू के अंदर चुनाव का माहौल देखा होगा, तो जब भी वहां चुनाव होते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई की तो सब भूल जाते हैं कि कोई पढ़ाई, हम पढ़ाई करने भी आए हैं विश्वविद्यालय में। केवल चुनाव ही चुनाव चलता रहता है। यानी कि चुनाव की वजह से होता क्या है? शैक्षणिक माहौल बिगड़ता है। और पहला आर्ग्यूमेंट, अभी आपको पता होगा कि सरकार ने चुनाव पे बैन लगा रखा है आरयू में, तो पहला आर्ग्यूमेंट उसमें यही होता है कि शैक्षणिक माहौल बनाने में मदद मिलेगी अगर आप चुनाव पे बैन लगाएंगे तो। नहीं, हमें भविष्य में कोई नेता मिलेगा ही नहीं। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि अगर आपने चुनाव बंद कर दिए विश्वविद्यालयों में तो आपको नेता ही नहीं मिलेगा। मतलब कैसी बात हुई? अगर चुनाव नहीं हुआ करते तो भी नेता तो मिलते ही हैं आपको। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही वीक आर्गुमेंट है, फर्स्ट आपका एकदम सही आर्गुमेंट है। चलिए, हाँ, अब हम आ गए हैं कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो।
आप देख रहे हो कितना आसान है, ये सारे पीवाई क्यूज हैं RAS के और SI, कितना आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए। कथन है, मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का पूर्वानुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यानी कि मौसम विभाग ने ऐसे बोला है कि अगले वर्ष मानसून में वर्षा जो है वो कम होने वाली है, ऐसा उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल सही कार्रवाई है भाई, जब आपने मौसम विभाग ने कह दिया कि प्रभावित अगले साल बारिश कम होगी, तो सरकार को प्रबंध तो करना चाहिए ना, जहां पर पानी ऑलरेडी कम है। ठीक है, प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए। इसी को ही हम बोलते हैं कि वेदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, पहले से ही आप उन्हें वेदर इंफॉर्मेशन दो। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। और जब हम देखते हैं आरपीएससी ने, तो ये सवाल आरपीएससी ने करा था डिलीट। अब बोलोगे सर क्या इस सवाल में ऐसा क्या था जो डिलीट कर दिया? बताता हूं क्या था। जब इंग्लिश में आरपीएससी ने इस सवाल को लिखा, तो उन्होंने लिखा द गवर्नमेंट शुड मेक आर्ग्यूमेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अरेंजमेंट्स की जगह आरपीएससी ने इंग्लिश में लिख दिया आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट जब हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट को बस आर्ग्यूमेंट करने चाहिए, तो ये तो गलत बात होगी ना, आर्गुमेंट करने से क्या होगा। ठीक है, और वैसे भी कहीं बनता ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो गवर्नमेंट शुड मेक आर्गुमेंट्स टू प्रोवाइड वाटर टू अफेक्टेड एरियाज। अरे ये कोई बात हुई कि गवर्नमेंट को आर्गुमेंट करना चाहिए अच्छे पानी बचाने के लिए? गवर्नमेंट किससे आर्गुमेंट करेगी? गवर्नमेंट का तो काम है ये। तो ये आर्गुमेंट वर्ड गलत टाइप हो गया था, इसकी जगह अरेंजमेंट वर्ड्स आता, इसलिए ये क्वेश्चन क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, हिंदी में सवाल एकदम सही था, और हिंदी से आसानी से फर्स्ट और सेकंड अनुसरण कर रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ये इस बार लेटेस्ट जो RAS हुआ था ना, उसमें आया था सवाल। क्या बोल रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ है, तो क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग को लोकसभा के लिए क्या पुनः चुनाव घोषणा करनी चाहिए क्या? बताओ, आप खुद ही अपने दिमाग के लॉजिक से बता दो। अगर पिछली बार मान लो 65% वोटिंग हुई थी, इस बार 64.5 हो गई, तो क्या हम इलेक्शन वापस करा लें? अरे नहीं भाई, बहुत ही खराब कोर्स ऑफ एक्शन है। चुनाव आयोग को इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने वाले लोगों के मताधिकार को रद्द कर देना चाहिए। ऑफकोर्स ये बात है, ये भी क्या है, बकवास बात है। अगर किसी ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका मताधिकार रद्द कर दोगे। गलत है एकदम। तो नहीं एक नहीं दो का अनुसरण करता है ना। चलते हैं आगे की ओर। अब देखो कितना आसान सवाल है, और ये हमारे वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था लास्ट प्रीलिम्स, और उसमें ये सवाल देखो आप, 10 से 15 सेकंड में एक बार पढ़ने पे ये सवाल हो रहे हैं, और आप कहते हैं, और कट ऑफ जा रही है 72 71 नंबर। भाई बाकी 130 135 सवाल एक तरफ, और 15 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के एक तरफ। मैं तो यही समझता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, इग्नोरेंस, कि इसको भी हम नहीं पढ़ के जाएंगे, हम तो सवाल ही नहीं पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो ये चीज नहीं करनी है। टफेस्ट पेपर में भी इतना इजी पेपर, अगर इतना इजी सवाल आ रहा है मैथ्स और रीजनिंग से, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए देखते हैं, पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। हाँ, ये वही सवाल है जिसमें आपका रूल हम चेक करेंगे। चलो एक बार फिर से पढ़ लो इस सवाल को, जिसने कर लिया फिर से ट्राई कर लो कि आपने क्या करा है वो सही किया है क्या। फिर से रिव्यू कर लिया, ठीक है। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, सरकार को कीमतों के रुझान का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिए। अब बताओ आप, चलो इसको छोड़ देते हैं एक बार। सरकार को पेट्रोल पर कर तुरंत कम करना चाहिए, सरकार को आम जनता को कुछ हफ्तों में पेट्रोल न खरीदने का सलाह देनी चाहिए। थर्ड तो गलत है सर, थर्ड तो सरासर गलत है। अब जरा फर्स्ट और सेकंड देखना। फर्स्ट चीज केवल अध्ययन की बात कर रहा है, नॉर्मली हम पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये बिल्कुल सही है ना, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो एक कमेटी बना दो। सरकार में हर चीज में क्या होता है, कमेटी बना दो। हर चीज में क्या होता है, अच्छा बच्चे विरोध कर रहे हैं, कमेटी बना दो। हर चीज में हम कमेटी बनाते हैं। तो क्या लगता है कि यार ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत सही होगा, अध्ययन करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था रूल्स के अंदर, रूल्स में मैंने आपको बताया था, कहाँ गए भाई रूल्स, आ जाओ, ये रहा, ये देखो।
केवल समस्या का अध्ययन करना एक अच्छी कार्रवाई नहीं है। तो ये पहला वाला गलत, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे गलत हुआ? क्यों? दिखने में सही लग रहा है कि एक कमेटी बना लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल अध्ययन कर रही है वो कमेटी, ठीक है। अगर होता कोर्स ऑफ एक्शन भी इसमें कुछ तो हम करते, लेकिन केवल अध्ययन जहां भी होगा वो गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लोगों को लग सकता है इस तुरंत वर्ड की वजह से। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत कर कम कर देना चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट फिर से पढ़े एक बार। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। अब आपको एक चीज पता होगी कि आजकल हो क्या रहा है पेट्रोल के प्राइसेस में। हमारा पेट्रोल प्राइस ना एकदम स्टेबल है जयपुर में, अगर मैं बात करूं बहुत टाइम से। तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां प्राइस स्टेबल है? नहीं, वहां प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो हम टैक्स तुरंत कम कर देते हैं, जैसे ही प्राइस कम होता है टैक्स तुरंत बढ़ा देते हैं। इस तरह से अभी चल रहा है। और वही चीज सेकंड स्टेट में कह रही है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो तुरंत आप टैक्स को कम कर दो, ठीक है। यानी कि ये एक सही आर्गुमेंट हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस में ये चीज चल रही है। वैसे अगर हम देखेंगे तो तुरंत टाइप की जो कार्रवाइयां होती है ना वो सही नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि ऐसा ही चल रहा है देश में अभी और वो एक सही चीज को आगे बढ़ा रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। और आरपीएससी ने भी सेकंड स्टेटमेंट सही माना है, पहला जो है वो गलत माना है। फिर भी सेकंड को कुछ हद तक कुछ लोग गलत भी मान सकते हैं, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिविटी वाली बात है। और थर्ड तो गलत है ही। तो इसके आंसर 2 और 4 दोनों हो सकते हैं, लेकिन आरपीएससी ने 2 माना है, इसलिए हम इस चीज को इस तरीके से लेके चलेंगे कि क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस चल रही है अभी, इसलिए इस स्टेप सही मानेंगे। फर्स्ट तो गलत है। फर्स्ट क्यों गलत है? रूल ही है सर, केवल अध्ययन करेंगे तो कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, आसान सा सवाल है एकदम, ठीक है। कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। कंपनी को नई भर्ती नीति तुरंत वापस ले लेनी चाहिए क्या? अगर कंपनी कोई पॉलिसी लाई है और कर्मचारी ने विरोध कर दिया तो क्या तुरंत से आप वापस ले लोगे? नहीं, ये तो बहुत ही खराब कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर आपने कोई नई चीज लागू की है तो हो सकता है स्टार्टिंग में विरोध हो, आपको अपने कर्मचारियों को समझाना है। ऐसा नहीं कि वो हड़ताल पे गए हमने तुरंत बात मान ली, नहीं, गलत। सभी कर्मचारियों को निकाल दो, अरे नहीं भाई, निकाल भी नहीं सकते ना। आपको क्या करना है, बीच का रास्ता अपनाना है। ना तो पूरी तरीके से कर्मचारियों को निकाल ही देना है, ना ही पूरी तरीके से आपको अपनी नीति वापस ले लेनी है। आपको एक मिडिल पाथ लाना है, यानी ये दोनों ही एक्सट्रीम पाथ्स हैं, दोनों ही गलत है। दोनों का अनुसरण नहीं, 3 नंबर इसका आंसर हो गया, दोनों का अनुसरण नहीं करती है। चलो अगला सवाल। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, ठीक है। देखते हैं, मानसून के दौरान मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि होती है। यह प्रश्न विधानसभा में उठाया जाना चाहिए। अब इतना अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लग रहा, फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ प्रश्न उठा रहे हैं। सरकार को लोगों द्वारा किए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि सरकार जो कर रही है इसके लिए इसको आप लोगों को बताओ। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। अब आप आओगे ऑप्शंस में, सर सेकंड स्टेटमेंट 2 में है और 3 में है, ठीक है, यानी कि 2 या 3 में से कोई एक आंसर है। मानसून के दौरान मलेरिया के रोगों के उपचार के लिए सभी अस्पतालों को समुचित रूप से सुसज्जित किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड डिसेमिनेट एडुकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन बाय पीपल। सर ये तो कर ही लिया हमने। ऑल द हॉस्पिटल्स शुड बी इक्विप्ड प्रॉपर्ली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया पेशेंट्स ड्यूरिंग मानसून पीरियड। ये बात बहुत सही है कि मानसून पीरियड के टाइम पे आपको हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रखना है, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। अब आपको फर्स्ट के बारे में पता पड़ गया कि हाँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऑप्शन में आए तो या तो भाई सेकंड थर्ड है और फर्स्ट सेकंड है, सेकंड और थर्ड आपके बिल्कुल सही है, यानी आपका तीसरा सही हो जाएगा। और पहले वाले में वैसे भी इतना स्ट्रांग नहीं लग रही ना चीज कि एक तो मलेरिया का कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है, आप विधानसभा में सवाल उठा रहे हो, तो इससे हो क्या जाएगा, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कभी मजबूरी में आपके पास बचता ही कुछ ऐसा ऑप्शन कि ऑप्शंस के अंदर ही ऐसा बचता कि फर्स्ट वाले को इंक्लूड करना ही पड़ता, तो इंक्लूड किया भी जा सकता है। मतलब इतनी कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं है, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई भी नहीं है। तो एज पर ऑप्शंस, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ज्यादा टेंशन लेने की नीड ही नहीं हुई, केवल 2 और 3 हमने मान लिया।
चलिए इस टॉपिक का आखिरी सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। क्या कह रहा है, भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार योग्य नहीं है सर। कि भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। ठीक है, देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ये बात हम बार बार बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज में ऑटोनॉमी की नीड है, वही पुराने ढर्रे पर चलने वाले सिलेबस नहीं चाहिए। हमें नई चीज के अकॉर्डिंग, नए जो आज के चैलेंजेस हैं, जो आज की डिमांड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एकदम सही कार्रवाई है। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हो तो पिछले साल ये चीज की भी गई थी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको अपने कैंपस इंडिया में खोलने की अनुमति दी गई थी। और वो क्यों किया गया था, वो इसीलिए किया गया था जिससे कि जो हमारा यूथ है वो एम्प्लॉयबल बन सके ग्लोबल लेवल पे। तो ये भी क्या है, ये एकदम सही कार्रवाई है। तो दोनों एकदम सही कार्रवाई है। मतलब इसमें क्या है, नॉर्मल नॉलेज के साथ साथ आपको करंट से भी अपडेटेड रहना उतना ही जरूरी है। तो ये करंट की चीजें ही उठ के आती हैं, इसलिए मैंने एक वो था ना छात्र संघ चुनाव वाला मैंने सवाल डाला, वो इसलिए डाला क्योंकि ये मुद्दा भी चल रहा है। ठीक है, कि छात्र संघ चुनाव को बैन किया गया है, तो वो पूछ सकता है आपसे आने वाले एग्जाम्स में कि क्या ये इसके पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसके नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, तो करंट से अपडेटेड रहिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, वो जीएस के लिए भी आपके लिए हेल्प करेगा और यहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आई थिंक ये सारे स्टेटमेंट वाले सवालों पे जो मैंने आपको व्यू पॉइंट दिया है, वो लेने के बाद आपको कुछ तो नया मिला होगा कि हाँ, इस सवालों को हमें नॉर्मली ही अपनी जो इंट्यूशन है सिर्फ उसके बेस पे ही नहीं करना है, हमें कुछ रूल्स भी इसके अंदर लगाने हैं, कुछ गाइडलाइंस भी इसमें लगानी है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई फीडबैक है बता सकते हैं। हम अपने लेक्चर सीरीज मैथ्स और रीजनिंग के एंड की ओर हैं। आपको पता होगा कि एक लेक्चर हम डाउट क्लास का करेंगे, तो कोई भी डाउट है किसी भी सवाल में तो आप वो हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। तो अब मिलते हैं इसके बाद हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।